बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारी वर्कशॉप का 9वां दिन है। ओके, 10 फरवरी। हमने सर अकबर से रिक्वेस्ट की कि हमारे कुछ दिन को हमें और दे दें, एक्सटेंड कर दें, क्योंकि हमें अंदाज़ा हुआ कि जो हमारा ओरिजिनल प्लान था कि हम उसको 7 to 8 डेज़ के अंदर क्लोज करेंगे, वो प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। थोड़ा सा हमारी एस्टिमेशन में गलती रही। हमें स्किल्स को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरा पहला सवाल ये है कि आप में से किस किस ने वीडियो देखी थी, जो मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की, किस किस ने देखी? ओके, रिदा, कोई फीडबैक आपका? ठीक है। अब हम लोग इस तरीके से करेंगे, ये काम हमें शायद पहले से करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उस वक्त जहन में नहीं आया। आपका जो लेक्चर है पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है, जो कुछ भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है सारा का सारा उस पर मौजूद होगा। इस फैसिलिटी देने का मकसद क्या है कि आप लोग जब घर जाएं तो घर जाके एक तो एक आप लोग अभी नोट्स वगैरह मेंटेन ना करें, आप लोग बजाय नोट्स मेंटेन करने के मेरी बात पे तवज्जो से गौर से सुने। दूसरी बात, घर जाके या लेक्चर दोबारा सुन के जो भी आपके कंफ्यूजन है आप उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं होमवर्क की। देखो, भले हम जितना चाहे इस वर्कशॉप को एक्सटेंड करें, लेकिन एक ना एक लिमिट है। हम इसको इनडेफिनेटली लेके नहीं जा सकते। ये जो सेमेस्टर है, इट्स नॉट अबाउट वर्कशॉप। ओके, वर्कशॉप तो बीच में चलो एक चीज़ है जो हमने सर अकबर से टाइम लेके उसको हमने अवेल कर लिया। आपके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। इसका सबसे बड़ा तरीका होमवर्क का है। मैंने जो आप लोगों को होमवर्क दिया तो मैंने देखा तकरीबन कुछ लोगों ने किया, लेकिन जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब ने नहीं किया। बाज़ लोग आप में से कंप्लेन कर रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रहा, मसला हो रहा है। देखो, जब तक होमवर्क नहीं करोगे तब तक तुम लोग मतलब तुम लोग को अपना कन्फ्यूजन समझ नहीं आएगा कि कन्फ्यूजन है क्या। सिर्फ ये कह देना कि सर समझ नहीं आ रहा, इससे मसला हल नहीं होता। सवाल पूछने का सलीका क्या है, सवाल पूछना कैसे चाहिए, ये भी एक चीज़ होती है, ठीक है, ये भी एक स्किल होता है जिसको सीखना पड़ता है। सवाल पूछना क्या है ये भी आप उसी वक्त सीखेंगे जब आप लोग होमवर्क पे काम करेंगे। वीडियो मौजूद है, वीडियो खोलो, वीडियो को देखो। अभी इस वीडियो से पहले मरियम नदीम ने आप लोग के ग्रुप्स में वीडियोस वगैरह शेयर की हुई हैं, आप उन लोग को भी देख के अपने कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करें। काइंडली होमवर्क को लाजमन करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, मैं एक बार फिर दोबारा इस इंसेंटिव को दोहरा रहा हूँ कि जो लोग इस वर्कशॉप के अंदर सक्सेसफुल रहेंगे, बात से सर्टिफिकेट की नहीं है, जो हमारी फ्यूचर की वर्कशॉप्स है, जैसे कि मैंने अभी प्रपोज किया था कि इस सेमेस्टर के अंदर आप लोग की फ्री पीरियड के अंदर हम विंडोज इंस्टॉलेशन, एप्स इंस्टॉलेशन, विंडोज कॉन्फ़िगरेशन की भी थोड़ा बहुत हम काम करवा सकते हैं, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे। लेकिन ये मौका उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने इस वाली वर्कशॉप को सीरियसली कंडक्ट किया होगा, इसके अंदर सक्सेसफुल रहे होंगे। मैंने आप लोग से एआई की बात की है, ठीक है, आप लोग अब देख ही सकते हैं कौन सा इस वक्त आपके पास ऐप हो जिसके अंदर एआई का जिक्र ना आ रहा हो। आप व्हाट्सएप खोल लें, वहाँ पे एआई है, जीमेल खोल लें, वहाँ एआई है। अब आपको एआई का बाकायदा यूज़ कैसे करना है, ठीक है। और तमाम ये चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, आपका डीप सीक, ओके, इन सब के अंदर परप्लेक्सिटी, इन सब में किस किस चीज़ का फ़र्क है, किस मौके पे आपने परप्लेक्सिटी को यूज़ करना है और किस मौके पे आपने चैट जीपीटी और किस मौके पे आपने क्लॉड को यूज़ करना है। ये तमाम चीज़ें आपको उसी वक्त आएंगी जब आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मौका उन्हीं को मिलेगा जो इस वर्कशॉप के अंदर सक्सेसफुल होंगे, और सक्सेसफुल वही लोग होंगे जो वीडियो देख रहे हों और घर जाके होमवर्क कर रहे हों। अब यहाँ से हम लोग अपनी क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को होमवर्क दिखा दूँ। ये मरियम नदीम का होमवर्क है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कलर्स का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे आप देखो कि इन्होंने जो कैलकुलेशन कर रही है उसके लिए डिफरेंट कलर यूज़ किया, और जो बाकी सब्जेक्ट्स है उसके लिए उन्होंने डिफरेंट कलर यूज़ किया। एक कदम आगे बढ़े, यहाँ देखो यार कि देखो इन्होंने इसके अंदर टेबल के अंदर इन्होंने इसके अंदर बॉर्डर भी डाल दिया सेल के अंदर। देखने में पहले से बेहतर लग रहा है। फिर साथ ही साथ चार्ट तो चलो उन्होंने बनाया बनाया, अगरचे यहाँ पे इनको वैसे मैंने क्या रिकमेंड किया था, क्यूमुलेटिव स्टैक चार्ट बनाने की, स्टैक बार चार्ट बनाने की जरूरत थी, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है कि इन्होंने बीच में तस्वीर को इंसर्ट करके उसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाया बनाया उन्होंने। देखो, बात वही है कि यार हमारा काम आपको बस उंगली पकड़ के थोड़ा सा आगे चला के रास्ता दिखाना है, चलना आप ही ने उसके ऊपर है। ओके। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो टेबल वाला फीचर आ रहा था ना बार बार, ठीक है, उन्होंने उस टेबल फीचर को भी यूज़ किया हुआ है। वैसे मेरी रिकमेंडेशन है कि इस लेवल पे आप लोग टेबल को यूज़ ना करें। अगर ये खुद ब खुद बना हुआ आ रहा है, उस दिन अनम बतूल काम करी थी बना हुआ आ रहा था, तो मेरी रिकमेंडेशन ये थी कि इसमें रिवर्ट टू अनफॉर्मेटेड डेटा करके इसको यूज़ करें। फिलहाल मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। अच्छा, इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे सुलाला का होमवर्क, शुमाइला नज़ीर का होमवर्क है।
शुमाया नज़ीर का जो होमवर्क है, अब इसके अंदर जो मुझे इश्यूज नजर आ रहे हैं, इन्होंने ऑब्टेन मार्क्स वगैरह को कैलकुलेट किया है, लेकिन इन्होंने उसको कैलकुलेट नहीं किया, सॉरी, अटेंडेंस एनालिसिस इन्होंने शो नहीं किया। याद है कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने बच्चे एब्सेंट हैं, उन्होंने वो शो नहीं किया। किस सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, उन्होंने उसको शो नहीं किया हुआ। ठीक है, इन्होंने रो को फ्रीज नहीं किया हुआ। एवरेज के अंदर इन्होंने पॉइंट्स देख लो, 59.913, यार इस तरह से कौन लिखता है, इसको फॉर्मेट करने की जरूरत थी, तो ये मैं इसको इनकम्प्लीट कहूंगा। अच्छा, वैसे मरियम नदीम का जो होमवर्क है ना, उसके अंदर भी गलती है। देखो मरियम नदीम ने जो सब्जेक्ट को काउंट किया है, ये देखो, काउंट ऑफ सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, ये देखो। हाँ जी, इस फॉर्मूले में क्या गलती है, सुलाला बता रही है। ओके, इकरा क्या गलती है, एक मिनट, इकरा क्या गलती है। देखो डॉलर तो नहीं लगाया, चलो और बताओ और क्या गलती है। डॉलर लगाना तो चलो एक ठीक है, डॉलर लगाने से मसला हल होता है। असल गलती ये है, काउंट ऑफ सब्जेक्ट मेरे भाई रो नंबर 1 में मौजूद है। काउंट ऑफ, सुलाला बात समझो, काउंट ऑफ सब्जेक्ट रो नंबर 1 में मौजूद है, सुनो। लेकिन इन्होंने क्या काउंट किया हुआ है, J4, रो नंबर 4 को काउंट किया है। ठीक है, रो नंबर 10 को काउंट किया हुआ है। यार मेरी बात तवज्जो से सुनो, बीच में मत बोलो कोई, मेरी बात तवज्जो से सुनो। इनकी गलती क्या है, सब्जेक्ट्स कहाँ पे मेंशन है, रो नंबर 1 के अंदर, तो काउंट ये कहाँ लगना चाहिए था, रो नंबर 1 के ऊपर। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने J4, रो नंबर 4, 5, 10, 12, 11, इन सब पे उन्होंने उस रो को काउंट किया, जो कि जाहिर सी बात है गलत है। वैल्यूज आपसे कहा गया जाके किचन से चाय लेकर आ जाओ, और आप चले जाओ वॉशरूम में, गलत है या नहीं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कहाँ मौजूद है, सब्जेक्ट्स कहाँ मौजूद है, रो नंबर 1 के अंदर, और आप जाके काउंट करें 12, 11, 13, तो गलत करें नहीं कर रहे। ठीक है, और इस मसले का हल क्या है इकरा, कैसे इस मसले को हल करें, डॉलर का साइन लगा के उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बना दें। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले देखो, आप लोग को अब फाइल्स को शेयर करना आ गया, आप लोग इस फोल्डर पे गए, आज की डेट का। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग से मैं ये कहूँगा कि आप लोग इस काम को बजाय इस आईडी से यूज करने के, आप लोग अपनी आईडी पे यूज करें। कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका होमवर्क खुल गया, इसमें आपने कहा जी सीट नंबर 3, सीट नंबर 3 पे जाके एक तरीका तो ये है कि जाके इसको आप कर लो शेयर, शेयर किया और इसमें अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। ठीक है, हर बंदा अपना अपना डाल सकता है, लुबना ने अपना डाल दिया, शनीना ने अपना डाल दिया, तोबा ने अपना डाल दिया। आपको किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपने सीट नंबर के आपने शीट को शेयर कर दिया, और आपने उसको घर जाके या अपनी इवन कॉलेज के अंदर भी आपने खोल लिया। ठीक है, अभी आई थिंक सुलाला का सवाल था कि सर हबीब अगर आप बैठ जाए, सर सर प्लीज, ओके सर आगे आ जाए। अच्छा, सुलाला का सवाल था कि सर वो जो आपने हमें घर पे भेजा था उसको खोल सकते हैं, जी बिल्कुल खोल सकते हैं। आप अपना जीमेल पे लॉगिन करें, वो आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करें, आप जाके ब्राउजर के अंदर प्राइवेट विंडो खोलें, यहाँ गए, डॉट डॉट न्यू इनकॉग्निटो विंडो, या प्राइवेट विंडो, एक ही इनकॉग्निटो का मतलब भी प्राइवेट होता है। इसको खोलें, इसमें खोले gmail.com, gmail.com, कितना आसान है। जाके अपना ईमेल एड्रेस डालें और पासवर्ड से लॉगिन करें बस। जाते हुए जब आप इस प्राइवेट विंडो को बंद करेंगे, ठीक है, ये प्राइवेट विंडो नजर आ रही है यहाँ पे, जो इसमें बंदे ने हैट पहना हुआ, ग्लासेस लगाए हुए, प्राइवेट विंडो का सिंबल। ठीक है, आपने इस प्राइवेट विंडो को बंद किया, आपका अकाउंट खुद ब खुद बंद हो गया, लॉग आउट हो जाएगा इसमें से। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि मेरा अकाउंट किसी और के पास पहुंच जाएगा, जब तक कि आपने प्राइवेट विंडो को यूज किया होगा। ओके, तो अब इस तरीके से क्या होगा कि आप लोग को देखिए ट्रेनिंग पैदा हो जाएगी, ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि किस तरीके से मैं शेयरिंग का ऑप्शन यूज करूं। ठीक है, अगर हम गूगल शीट के अंदर से फॉर्मूले नहीं सीखने, हमने शेयरिंग को भी सीखना है कि हम फाइल को किस तरह से शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इसका एक बहुत कोलैबोरेशन जो है, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है। अच्छा, अब मैं इसका और दूसरा तरीका शेयर करने का क्या है, तुम लोग एक काम ये भी कर सकते हो, जैसे ये वाली फाइल है, इसको डबल क्लिक किया, ओपन विथ गूगल शीट्स। जब एक दफा गूगल शीट खुल गई, उसको जाके आपने शेयर कर दिया, जो ऊपर कोने पे बटन आता है ना शेयर का, उसको अपनी आईडी के साथ आपने शेयर कर लिया। ठीक है, शेयर करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप उसके अंदर एडिटिंग की राइट देंगे, एडिटर लिखा हुआ है, ताकि घर जाके काम कर सकें। ओके, अब हम आगे चलते हैं, हम चलते हैं दूसरी शीट जो मैंने पहले से खोली हुई है,
जी, ये शीट है। ओके, डेटा स्मार्ट टीचर्स। देखो अब मैं इस वक्त अपने अकाउंट से काम कर रहा हूँ। ओके, शुरू के अंदर हमने वो आपको एक क्रच दिया था, वो सपोर्ट दिया था कि आप जो है किसी भी एक अकाउंट बना दिया डेटा वर्कशॉप के नाम से, आप उसी अकाउंट को यूज कर लेते। मेरा मशवरा है कि आज से अभी से कोशिश करें अपने अकाउंट में काम करना शुरू करें। फाइल को शेयर किया या मुझे बोल दें कि सर हमें ईमेल कर दें, मैं ईमेल कर दूंगा। मुझे सुलाला ने मानून ने कहा था, मैंने उनको फाइल ईमेल कर दी थी या शेयर कर दी थी उनसे, जैसे आपको फिजिबल लगे। लेकिन शेयरिंग की तरफ जाने की कोशिश करो। ये जो हमारा अकाउंट है ना डेटा वाला, जिसको आप सबने लॉग इन किया हुआ है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। ओके, अब हम यहाँ पहुंचे थे देखो, एग्जाम अटेंडेंस रिपोर्ट। ठीक है, एग्जाम अटेंडेंस रिपोर्ट के लिए हमने जो है काउंट का फॉर्मूला यूज किया, एब्सेंट के लिए हमने काउंट का फॉर्मूला यूज किया। हमने इसका चार्ट बनाना था। मैंने सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और जाके यहाँ पे शिफ्ट दबा के मैंने यहाँ कोने पे सिलेक्ट किया। ओके, पूरा का पूरा डेटा शेयर सिलेक्ट हो गया। इंसर्ट चार्ट। चार्ट मेरे ख्याल में यहाँ पे जो स्टैक कॉलम चार्ट है वो ज्यादा बेहतर है। और जो टेस्ट होगा उसके अंदर भी मैं आप लोग को लिख दूंगा कि यहाँ पे आपने ये वाला चार्ट बनाना है, अपनी मर्जी का चार्ट नहीं बनेगा। ओके, इसको जी ड्रैग करके आप यहाँ लेकर आ गए कि आपका चार्ट बन गया। किसी ने कहा सर नजर नहीं आ रहा, भाई नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जाहिर सी बात है जगह छोटी है, सब्जेक्ट ज्यादा है। इसको हम एक्सपेंड करके बड़ा छोटा कर सकते हैं और इस पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब रियल लाइफ के अंदर आप लोग काम करेंगे तो इतने 30-35 सब्जेक्ट थोड़ी मिलेंगे पढ़ाने को आप लोग को। ओके, सब्जेक्ट एनालिसिस पे गए। सब्जेक्ट एनालिसिस के ऊपर जाके एक दफ़ा फिर मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद शिफ्ट दबा के रखे हुए मैंने इस वाली वैल्यू को भी सिलेक्ट कर लिया। लेकिन 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 ये एवरेज जो है ना, मज़ा नहीं आ रहा है, इतने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। इसका मसले का हल क्या है? कॉलम को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट, नंबर, नंबर। ठीक है, 2 पॉइंट्स में आ गया। सब्जेक्ट पे क्लिक किया मैंने, उसके बाद शिफ्ट दबा के रखकर मैंने यहाँ कोने पे क्लिक कर दिया। दोनों कॉलम सिलेक्ट, पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। इंसर्ट चार्ट, और ये चार्ट मेरा बन गया। मेरे ख्याल में यहाँ पे कॉलम चार्ट ही बेहतर है। एक बार फिर इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी लिहाज से। वापस चलते हैं रॉ डेटा के ऊपर। रॉ डेटा के अंदर देखो, मेरे पास आ गया था काउंट ऑफ सब्जेक्ट, मेरे पास आ गया टोटल मार्क्स, फिर आ गए ऑब्टेन मार्क्स, फिर परसेंटेज। ओके, परसेंटेज के बाद एवरेज, एवरेज के बाद ग्रेड। ग्रेड के लिए मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था इफ एस का। ओके, शनीला उर्दू जब हम लोग कहते हैं ना अगर ये हो तो ये करना, ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इफ। और जब एक से ज्यादा कंडीशन हो तो प्लूरल बन जाते हैं, और उसके आखिर में प्लूरल के लिए अंग्रेजी में क्या लगाते हैं? एस। इफ एस का फॉर्मूला यूज होगा, इसको आसानी से याद कर लो। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन है। 90 से अबव हो तो ए प्लस देना। ओके, 80 से अबव हो तो ए देना। 60 से 70 से अबव हो तो बी देना। एक से ज्यादा कंडीशन है, प्लूरल हो गया तो एस लग जाएगा। दैट्स इट। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पहुंचे, यहाँ पे जाके हमने फॉर्मूला यूज किया काउंट इफ का। हम ये चाहते हैं शनीला को और दूसरे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कि भाई देखो, बच्चे का सिर्फ परसेंटेज का आ जाना काफी नहीं है। इस बच्चे की परसेंटेज है 75, लेकिन सिर्फ 75 या ग्रेड से हम उसके पास फेल का फैसला नहीं करेंगे। हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुमकिन है आपके स्कूल में ये क्राइटेरिया हो कि बच्चे की क्यूमुलेटिव मार्क्स जो है वो अबव लेट्स से अबव 50 हो परसेंटेज उसकी, और हर सब्जेक्ट के अंदर अब 40 मार्क्स होना उसका ज़रूरी है। ठीक है, मुमकिन है ऐसा हो। जैसे सीएसएस के एग्जाम के अंदर भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है कि बच्चे की जो पास होने के लिए उसके 50 से अबव मार्क्स हो, परसेंटेज 50 से अबव हो, और वो किसी सब्जेक्ट में एबसेंट ना हुआ हो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अभी हमने ग्रेड मालूम किया, हमने परसेंटेज मालूम की, लेकिन ग्रेड और परसेंटेज अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि हमें देखना है कि बच्चा एबसेंट तो नहीं था। एब्सेंट मालूम करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया काउंट इफ का। हमने देखा कि जो नूर आलम साहब है, नूर आलम जो है वो किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट तो नहीं था। ठीक है, हमारे पास आ गया। हमें पता चला, डेटा ने बताया कि एक सब्जेक्ट में एब्सेंट था। अब हमने फॉर्मूला लगाया एंड का। ओके, कि वो पास है या फेल है। एंड के बारे में मैंने क्या बताया था, ये कौन सी किस डेटा पे यूज होता है? कोई और बताया कुछ और? एक और लफ्ज मैंने बोला था, अजीब सा लफ्ज, गोल सा, क्या चीज? बूलियन, गुड्स एंड ओवर, बूलियन। ठीक है, अब मैंने ये बात समझाई थी, देखो आप लोग केले लेने जाते हो, आप केले किलो के हिसाब से नहीं लेते, दर्जन के हिसाब से लेते हो।
ठीक है, अंडे लेने जाते हो तो अंडे लीटर के हिसाब से नहीं लेते, गिन के लेते हो। हर चीज का अपना स्टाइल है, किसी चीज को मेजर करके लेते हैं। कपड़ा खरीदने जाते हो, कपड़ा वजन से नहीं लेते, कपड़ा गज के हिसाब से नाप के लेते हो। डेटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास कंप्यूटर के अंदर भी डेटा की डिफरेंट टाइप्स है। एक तो हो गए नंबर। ओके, मैंने कहा तलहा, तलहा नंबर है या नहीं है? नंबर नहीं है, ठीक है। जब मैंने कहा 2256 नंबर है, क्या है? नंबर है। एक और टाइप होती है जिसको कहते हैं टेक्स्ट या स्ट्रिंग। टेक्स्ट या स्ट्रिंग दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। STRING स्ट्रिंग, धागा जैसे कहते हैं ना, टेक्स्ट या स्ट्रिंग दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर नंबर भी आता है, सिंबल भी आता है, और अल्फाबेट्स भी आते हैं। तलहा क्या है? ये स्ट्रिंग है या नंबर है? तलहा स्ट्रिंग है, क्यों? क्योंकि इसमें अल्फाबेट आए, ठीक है। शनीला स्ट्रिंग है या स्ट्रिंग है? ओके। इसी तरीके से मैंने कहा A1-00256, क्या है ये? स्ट्रिंग है, क्यों? अल्फाबेट भी आ रहा है, नंबर भी आ रहा है, और सिंबल भी आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक डेटा की टाइप होती है जिसको कहते हैं बुलियन। बुलियन के अंदर बस दो वैल्यूज आ सकती हैं, ट्रू या फॉल्स, यस और नो, वन या जीरो। अच्छा, हर चीज का अपना ऑपरेटर होता है। जैसे नंबर के ऊपर हम प्लस का ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4+5, एमन आंसर 4+5 9, ठीक है। और तलहा प्लस मंसूर, कोई आंसर नहीं आएगा। तलहा प्लस मंसूर का आंसर, क्योंकि अल्फाबेट्स के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जाता है। A-B क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, बात ही गलत है। हाँ, लेकिन अगर कहा जाए कि अपर कर दो, तलहा का नाम जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है, इसको अपर केस में कर दो, ये पॉसिबल है। लोअर केस में कर दो, पॉसिबल है, ठीक है। 256 अपर केस में कर दो, क्यों? नंबर के अंदर अपर केस लोअर केस नहीं होता। हर डेटा की टाइप्स हो गई, और हर टाइप के अपने अपने ऑपरेटर्स हो गए, उसमें कोई खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। कीनू को आप छील सकते हैं, और सेब को आप छीले बगैर खा सकते हैं, नारियल को छीले बगैर नहीं खा सकते, ठीक है। इल्ला ये कि दांतों के टूथपेस्ट का इश्तेहार आ रहा हो ओके। तो बुलियन के भी कुछ ऑपरेटर्स है। बुलियन के ऑपरेटर्स जैसे एंड, जैसे और, ओके। एंड के अंदर क्या आ जाता है? एंड की क्या मिसाल है? इसकी हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि अगर तुम क्लास, अगर तुम कॉलेज में आए और गाउन लेकर आए तो क्लास में बैठने देंगे। दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है, बच्चा कॉलेज में भी आए और गाउन भी लेकर आए। अगर तुमने इंटर किया हुआ है और इंटर में तुम्हारी परसेंटेज 45 से अबव है तो तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। दोनों कंडीशन होना जरूरी है। मैट्रिक का बच्चा है, आपने कहा इंटर तो करके आओ, इंटर करके आया, आपने बोला भाई तुम्हारे तो नंबर ही कम आया, हम तुम्हें एडमिशन नहीं दे सकते। दो कंडीशन। ये रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आप बहुत ज्यादा इस चीजों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप खुद भी कहते हैं कि यार जाके ये काम कर देना, साथ में ये भी कर देना, ठीक है। लेकिन चूंकि कंप्यूटर एक बेजान चीज है, उसको सिखाना समझाना पड़ता है, इसलिए हमने तमाम चीजों को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया। भाई ये नंबर है, भाई ये टेक्स्ट है, ये स्ट्रिंग है, भाई ये बुलियन है, ओके। एंड का मतलब क्या हुआ? एंड फॉर्मूला लगाया कि भाई D2 पे शनीला कौन सी वैल्यू मौजूद है? क्या वन क्या बता रहा है? इसका मतलब है नूर आलम साहब अपने मार्कशीट के अंदर, हमें पता चला एक सब्जेक्ट में एबसेंट थे, ठीक है। तो D2 = 0, कॉमा G2, G2 पे कौन सी वैल्यू मौजूद है एमन अतीक? परसेंटेज, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 0.5। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो, यानी कि बच्चा के नंबर ऑफ एब्सेंट क्या हो? 0, और परसेंटेज बड़ी हो 0.5 50% से, उस सूरत में यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती क्या होगी कि मैंने कहा 50 या 50 से अबव, तो इक्वल टू भी आना चाहिए था, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को मैं सबसे पहले थोड़ा सा वैल्यूज की शक्ल थोड़ी सी सही कर लेते हैं। फॉर्मेट पे गए, एवरेज की वैल्यू को हम कर लें 2 डेसिमल पॉइंट, और परसेंटेज की थोड़ी सी शक्ल सही कर लें। फॉर्मेट पे गए, नंबर और परसेंट। अब इसको हमने ड्रैग करना है, ठीक है। मैंने शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के आखिरी वाले कॉलम को, सेल को सिलेक्ट किया, पूरा हो गया। अब इस गोल दायरे पे गया, प्लस का साइन, ऑटोफिल का सिंबल आ गया, अब नीचे ड्रैग कर लो।
ठीक है भाई, डेटा आ गया आपके पास। और थोड़ा सा मैं मरियम नदीम वाला आइडिया यूज़ कर लेता हूँ, मैं इन कॉलम्स का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि विजिबल डिफरेंस जो है बिल्कुल क्लियरली नज़र आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब हम बच्चे का फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टूडेंट का फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट क्या होगा हमारा? फाइनल रिजल्ट का हमने क्या अर्ज किया कि भाई अगर अगर यहाँ पे ट्रू आ जाए, अगर बच्चा ट्रू पास था, उस सूरत में तुम उसका ग्रेड दे देना, वरना लिख देना यू फेल्ड। ठीक है। अब मैं लिख के दिखाता हूँ। अगर, अगर के लिए क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं बिस्मा? इफ। फॉर्मूले के लिए कौन सा सिंबल लगेगा बिस्मा? क्या? जोर से बोलो। इक्वल टू, इक्वल टू लगाया, इफ, ब्रैकेट ओपन, ओके। इफ C2 अगर यहाँ पे ट्रू मौजूद है, ओके, तो क्या करना तुम वैल्यू शो कर देना E2 वाली, उसका ग्रेड शो कर देना। और अगर नहीं है तो उस सूरत में तुम क्या करना, तुम लिख देना फेल्ड। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। हाँ जी, बच्चा पास है, फेल आ गया। फिर ऑटो फिल को मैंने इस पर क्लिक किया, ऑटो फिल हो गया। और ये बात शर्नीला आप शायद नहीं थी, मैं बार बार बता चुका हूँ कि ऑटो फिल को वेरीफाई किया करो, ऑटो फिल पे आंख बंद के यकीन मत किया करो। मैं नीचे वाले को भी चेक कर लेता हूँ, सैयद वाहिद अली C3 पे देखो, C3 बिल्कुल सही है। अगर C3 पे ट्रू हो तो क्या करना, उसका ग्रेड शो करना, वरना लिख देना फेल्ड। अब तुम देखो, नूर आलम साहब के कितने नंबर फेल्ड हुए? ठीक है, क्यों? इनके फेल होने की एक वजह तो ये कि वो एब्सेंट है, वरना परसेंटेज उनकी 75 आई है। सैयद वाहिद अली फेल क्यों है? इनके दोनों मसले थे, 6 सब्जेक्ट में एब्सेंट हुए और परसेंटेज उनकी आई 25। उसके बाद अयाज के पास चले, अयाज पास हो गए, क्यों? अफसा, अफसा क्यों पास हुए, जल्दी बोलो। क्योंकि उसके, ठीक है बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी नंबर ऑफ एब्सेंट 0 है और परसेंटेज कितनी थी? 83.27। और आगे चले, इस बच्चे को निकाल लो, मेहरुन्निसा बीबी। मेहरुन्निसा बीबी क्यों फेल हुई है? परसेंटेज उनकी कितनी आई है? इकरा, मेहरुन्निसा की परसेंटेज कितनी आई है? मेहरुन्निसा 78 आ रही है, ओके। फातिमा को सामने बैठ के भी 76 नजर आ रहा है। और फातिमा आंखें चेक करवा लो प्लीज। और एप्स, और एब्सेंट जो है कितनी थी उसकी? एक थी। एक सब्जेक्ट में एब्सेंट होने की वजह से वो फेल हो गई। अब हम बुशरा की फरमाइश दोबारा पूरी कर लेते हैं। बुशरा ने कहा कि समझ नहीं आ रहा, हमने दोबारा इस सेल को हमने किया, सेलेक्ट को सिलेक्ट किया, क्लियर किया। एक बार फिर फाइनल रिजल्ट, अगर, इफ, अगर सी के अंदर C2 में ट्रू हो, पास या फेल में ट्रू हो, ओके, तो फिर क्या करना तुम उसका ग्रेड शो कर देना, वरना तुम क्या लिख देना, वरना तुम लिख देना। ठीक है। अच्छा, अब बुशरा को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि सर आपने ये C2 इसके C2 क्यों लिख रहे हैं? हाँ हाँ, ओके। अब बुशरा का सवाल है कि उसको कैसे पता चला कि यहाँ पे अगर ये हो तो अगर वो हो। मैं इसका आंसर देता हूँ आपको एक दफा और। भाई मुझे ये बताना, मैंने यहाँ लिखा 1 2 3, फिर मैंने यहाँ लिखा सम और B1:B। ठीक है, आंसर क्या आएगा बुशरा? क्या 6 आएगा यार, किसी बात कर रही हो? 1+3। अब मुझे बताओ उसको कैसे पता चला कि सम अगर यू लिखा हो तो ये करना? हाँ हाँ, तो जिस तरह से, अब देखो गौर करो ना बात को, सवाल तो यहाँ पे ये भी बनता है उसको कैसे पता कि सर आपने ये जो लिखा है तो इसने इसको इसमें ऐड करना है, ये करना है। भाई यही वाली बात थी कि आपने एक जानवर को, अपने पेट एनिमल को आपने सुधाया हुआ है, आपने उसको सिखाया हुआ है कि अगर मैं ये इशारा करूँ तो तुमने ये करना है। मैं घर आऊँ, तुम जल्दी से भाग के जो है फॉर एग्जाम्पल मेरे स्लीपर्स लेकर आना। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बॉल फेंकूँ तो तुमने भाग के जाकर बॉल पकड़ के, फ्रिस्बी पकड़ के वापस लेकर आनी है। घर में कोई अजनबी आ जाए तो तुमने शोर मचाना है। आपने उसको ये सिखाया है, पैदाइशी ऐसा नहीं था। ओके, इसी तरीके से कंप्यूटर को आपने सिखाया कि इक्वल टू के बाद सम आ जाए और फिर आगे एक रेंज दी हुई हो, तुमने उसके अंदर तमाम नंबर्स को आपस में ऐड करना है।
इसी तरीके से यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको सिखाया है कि अगर इफ ये हो, सबसे पहले तुम चेक करना इफ पहली वाली कंडीशन को, उसके बाद तुम अगर वो ट्रू हो, उस सूरत में तुम करना ये वाला काम या फिर ये वाला काम, ठीक है। और इसका अगर मैं आपको इसके थोड़ा सा मैं वो उस पे बोर्ड पे भी बना के दिखा दूं, मुझे 1 मिनट मार्कर लेने दें।